हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होने वाली है हमारा ये पार्ट 2 होने वाली है। इससे पहले पार्ट 1 आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आज हम लोग पार्ट 2 में बात करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण और इसके आगे के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ थे वो हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, आप लोग को यहाँ से पढ़ना है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है, आप लोग को एक एक पॉइंट यहाँ पर समझाया जाएगा विद पीडीएफ। आप लोग को इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन जब ये सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे, कुल मिला के पार्ट 4 तक हमको बनाना है, चौथे पार्ट में आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों को जो उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराणविक बल के कारण इन्हें हम लोग निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। अंतराणविक बल क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो हमने पूरी तरह समझाया है, एक एक पॉइंट क्या होते हैं, अवयवी कण क्या होता है, अंतराणविक बल क्या होता है। तो अंतराणविक बल एक आप लोग को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं। जैसे आप लोगों ने लैया का लड्डू देखा होगा, लैया आपस में चिपकी रहती हैं, सब लवी लड्डू बनता है गोल। ठीक है, तो वो एक तरह से आप लोग समझ सकते हो कि अंतराणविक बल के कारण एक आपस में एक दूसरे से चिपकी रहती हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पहला पार्ट है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। 2 भागों में कर सकते हैं, पहला आयनिक ठोस, दूसरा होता है आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आयनिक ठोस क्या होता है हम लोग बात करने वाले हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके जो 12th में है इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक अथवा जालक ठोस और 4th है धात्विक ठोस। तो इन 4 तरह के ठोस के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे। जो आपका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, थोड़ा इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आए और इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग एक एक करके इन सभी की डिफिनेशन जान लेते हैं और आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते चलिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी आयनिक ठोस। ठीक है, यानी कि आयनिक सॉलिड। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये आयन जो होते हैं वो परस्पर स्थित वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। इनके अंदर कौन सा बल आपस में लगा रहता है, परस्पर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, यहाँ पर हमने ऊपर क्या बताया था, जो हमने क्रिस्टल ठोस थे उनके अंदर कौन सा बल लग रहा था, अंतराणविक, लेकिन यहाँ पर कौन सा लग रहा है, वैद्युत आकर्षण बल। तो ये जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये आप लोग को याद रखने हैं। आयनिक ठोसों के मुख्य लक्षण आपको क्या है, देखो दो से तीन इसमें से आप लोग याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर 2-3 भी आपने एग्जाम में लिख दिए तब भी आपको वहाँ पर पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो छोटे छोटे कोई अंतर हम लोग इसमें 2 पढ़ लेते हैं। जैसे पहला हो गया, इनका गलनांक तथा एवं क्वथनांक भी उच्च होता है। दूसरा आप लोग देख लिए, प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। कठोर एवं भंगुर क्या होता है, कठोर मतलब सख्त होते हैं, भंगुर मतलब किसी भी समय टूट सकते हैं। तो ये आयनिक ठोस हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आयनिक ठोस के मध्य कौन सा बल लगता है, वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, इसके मुख्य लक्षण कितने होते हैं, आप लोग कोई भी 2 या फिर कोई एक भी लिख दोगे तब भी यहाँ पर आपका काम चल जाएगा। एग्जाम्पल लिख देना, NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो 2 लिख देना, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है कि 3 लिखो। अगर एक भी याद रहा तो एक भी आप लोग लिख दीजिएगा। अब हम लोग जानने वाले हैं इसके पार्ट 2 के बारे में। जैसे कि यहाँ पर पार्ट 2 होगा हमारा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ये कौन से ठोस होते हैं भैया, इनके में क्या होता है, सहसंयोजी ठोसों में अवयवी कणों के बंध सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं, इसी वजह से यह अत्यधिक कठोर होते हैं। तो ये डिफिनेशन है, आप लोग को एक जगह नोट्स बना के चलिए साथ में और लिखते चलिए। एग्जाम के टाइम ये बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए यूज़फुल साबित होंगी, क्योंकि एग्जाम के टाइम एंड मौके पर ये सब डिफिनेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। तो अभी जो है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हमने पढ़ ली। अब इसके हम लोग लक्षण पढ़ लेते हैं। तो इसके लक्षण देख लीजिए। इन ठोसों के मुख्य निम्नलिखित लक्षण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, त्रिविमीय संरचना के कारण इनका गलनांक उच्च होता है, यह विद्युत की कुचालक होती हैं, सहसंयोजी ठोसों परमाणु ठोस भी कहते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, कोई 2 या 3 आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ध्यान रहे, एग्जाम्पल कंपलसरी, एग्जाम्पल आपको याद करना है, हीरा, सिलिकॉन या फिर ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये क्या होते हैं, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं, अब आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ठोस
मतलब ऐसे कोई ठोस वस्तु जैसे गेंद होती है आपकी, इसमें क्या होता है अवयवी कण जो होते हैं वो अणु होते हैं, मतलब छोटे छोटे अणु मेन इंपॉर्टेंट जो मेन भूमिका अदा करते हैं वो मेन महीन महीन जो कण होते हैं वो अदा करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को बता दें, आप लोगों ने तिल के लड्डू देखे होंगे, तो एक तिल क्या हुआ अणु हुआ, और कई सारे अणुओं ने मिलकर क्या बना दिया एक लड्डू बना दिया। तो वो आणविक ठोस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तिल का लड्डू। उसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे इसमें भी होते हैं पार्ट। आणविक ठोस को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कितने भागों में इसको बांटा गया है? अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, या फिर हाइड्रोजन अबांधित आणविक ठोस। ठीक है, तो बहरहाल हमको इन तीनों से मतलब नहीं है, हमको मेन जो मतलब था वो ऊपर जो 4 बटे हुए थे उनके बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 पढ़ लिए, एक और बचा हुआ है बस। नेक्स्ट है उसके बाद धात्विक ठोस, यही एक मेरा बचा हुआ था मेटालिक सॉलिड, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐसे ठोस जो धातुओं के हों धात्विक ठोस कहलाते हैं। सिंपल है यार, ये दो लास्ट वाली डिफिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। ऐसे ठोस जो जो मतलब धातुओं से मिलकर बने होते हैं वो धात्विक ठोस कहलाते हैं। अपनी लैंग्वेज में इसको लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बनते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। मुफ्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर Fe, ठीक, उसका AU NaAr ETC। ठीक है, मतलब Na मतलब सोडियम आप लोग लिख सकते हो, और बाकी यहाँ पर और जो भी ETC आप लोग को लगा देना है। नेक्स्ट है इन ठोसों के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। आपको क्या करना है, इसमें 3 हैं तो चाहो तो तीनों इसको लिख लीजिएगा, 3 लिखोगे तब जाके एग्जाम में कहीं एक याद रहेगा। पहला है धात्विक ठोस तन्य एवं अधात वर्धनीय होते हैं। नेक्स्ट है ये विद्युत के सुचालक होते हैं, और नेक्स्ट इनका गलनांक उच्च होता है। तो ये चारों ठोस आप लोगों से पूछा गया था स्टार्टिंग में क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, तो हम लोगों ने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, 4 वर्गों में किया गया है। आप लोगों ने चारों वर्गों की डिफिनेशन पढ़ी और उनके लक्षण पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आप लोग को पढ़ लेना है यहाँ पर एकक सेल क्या होता है, मतलब कि यूनिट सेल की डिफिनेशन। अब देखिए वो क्रिस्टलों का जो वर्गीकरण था वो खत्म हो चुका है, यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एकक सेल मतलब कि यूनिट सेल, वह छोटी से छोटी संरचना, ध्यान से देखिएगा, वह छोटी से छोटी संरचना जो बार बार दोहरा कर पूरे क्रिस्टल का निर्माण करी जाए उसी को एकक सेल कहते हैं। दोहरा के पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर डाले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बना के देखते हैं हम लोग। इस तरह से मान लीजिए कोई संरचना है, इसको हम दोहरा रहे हैं, इस तरह से ऐसे करा, फिर हमने इसको ऐसे बनाया, ठीक, फिर ऐसे करा, ऐसे करते 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 क्या करते जा रहे हैं, हम एक संरचना का निर्माण करते जा रहे हैं। यही हमारा हो जाता है यूनिट सेल, मतलब कि एकक सेल। जालक क्या होता है इसमें देख लीजिए। जालक की अगर हम बात करें तो एकक सेल के बार बार दोहराने से प्राप्त संरचना जालक कहलाती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि इस तरह से डायग्राम बना के, तो ये जो पूरी संरचना थी हमारी, ये पूरी ये क्या कहला रही है, जालक। और ये संरचना जो बनी हुई है इसको हम लोग बोल रहे हैं एकक सेल, यानी कि यूनिट सेल। क्लियर हुआ यहाँ तक का? उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं उप सहसंयोजन संख्या, मतलब कि कोऑर्डिनेटर नंबर। तो किसी भी जालक में कोई अवयवी कण जितने नज़दीकी कणों से घिरा रहेगा उसे उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। मतलब किसी भी जालक में कोई अवयवी कण जितने नज़दीकी कणों से मिला होगा, मतलब अवयवी कणों के पास जितने भी नज़दीकी कण होंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे, उप सहसंयोजन संख्या बोलेंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एकक सेल के प्रकार की। कितने प्रकार के होते हैं एकक सेल हमारे? तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिख दोगे एकक सेल के प्रकार। 2 तरह के यहाँ पर बताए गए हैं, आप लोग को देख रहे होगे आप लोग, ये सरल या फिर आर्धगणक एकक सेल, दूसरा है केंद्रीय घन एकक सेल। इन बाकी दूसरे के अंदर भी कई सारे पार्ट हैं, तो इन सारे एकक सेल के प्रकार से हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको कल इतने खन मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो समझ में आई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।